हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलर का अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग क्या होती है, तो आज हम गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस एक ही वीडियो में हम पूरा गेस्टाल्टवाद क्या था, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, या गेस्टाल्टवाद लर्निंग को क्या मानते थे, इनके अनुसार अधिगम कैसे होता है, तो इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। इससे पहले हमने व्यवहारवाद की जितनी भी थ्योरीज थी व्यवहारिज्म से रिलेटेड, उनको मैंने कवर करा दिया है, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और सीएल हल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यवहारवादी थे जिनके सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियो देख ली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, गेस्टाल्ट शब्द आया कहाँ से? तो जो गेस्टाल्ट शब्द है 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ। गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक संप्रदाय है जो जर्मनी में जिसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है। तो ये क्या होता है, व्यवस्थित समग्रता को जानने के लिए किसी भी चीज को पूर्ण से अंश की ओर देखने के लिए बताता है गेस्टाल्ट। तो ये समग्रवाद पर ज़्यादा ध्यान देता है, समग्रवाद। ठीक है। अब इस थ्योरी का इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक 3 बंदे थे, एक मैक्स वर्दीमर, कॉलर और कोफका। ठीक है। इसकी बुक है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स इसकी बुक है। तो इस सिद्धांत के और भी कई नाम है, जैसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, समग्राकार सिद्धांत, कॉलर का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसका नाम कैसे पड़ा? इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को यांत्रिक तरीके से नहीं लेते, इसमें अचानक सूझ आती है तो ये सूझ पे ज्यादा ध्यान देता है। सूझ को ही बोलते हैं, पर अंतर्दृष्टि या सूझ का इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी, ठीक है। गेस्टाल्ट, तो ये तो उस संप्रदाय के नाम पे पड़ा है, गेस्टाल्टवाद। समग्राकार, ये क्या मैंने जैसे बताया था कि भाई गेस्टाल्ट का अर्थ ही समग्रकार है, मतलब संपूर्ण रूप से देखता है किसी चीज को। ठीक है। कॉलर का सिद्धांत, क्योंकि कॉलर ने इसके ऊपर प्रयोग किया इसलिए कॉलर का सिद्धांत हो गया। अब प्रयोग किसके ऊपर किया इन्होंने? चिंपैंजी यानी वनमानुष। तो एक चिंपैंजी लिया और वनमानुष, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। अब वो क्या प्रयोग था हम देखते हैं। चलो, उन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया और बॉक्स में क्या कर दिया, चिंपैंजी को बंद कर दिया, यानी वनमानुष को एक वो लिया कमरा, तो कमरे में क्या कर दिया, वनमानुष को बंद कर दिया। जैसे इसमें बताया, कॉलर ने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि वह चिंपैंजी की पहुंच के बाहर थे, मतलब ऊपर छत पे क्या टांग दिए, केले। कमरे में कुछ दूरी पर 3-4 खाली बक्से रख दिए गए। चिंपैंजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखकर बक्सों को केले के नीचे खींचकर उन पर चढ़ गया और केले प्राप्त कर लिए। यह उसकी सूझी थी जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दी। चिंपैंजी के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा ही सीखते हैं। तो यह सिद्धांत क्या बताता है कि चिंपैंजी ने सूझ के द्वारा केले लिए, तो इसी प्रकार क्या बच्चे और व्यक्ति भी इसी प्रकार सीखते हैं। अब देखिए, जिस चित्र में दिखाते हैं, ये चिंपैंजी है, यहाँ ऊपर क्या कर दिया, छत पर केले लटका दिए और यहाँ 3-4 बॉक्स रख दिए, 1 2 3 ऐसे, है ना। तो पहले जैसे चिंपैंजी इस केले को लेने का प्रयास करता है तो चिंपैंजी के हाथ नहीं आता। फिर क्या किया, जैसे उसको बॉक्स दिखे इधर, जैसे ये दिख रहे हैं बॉक्स, तो उसने क्या किया, 2 बॉक्स इसके ऊपर रख दिए। फिर वो केले लेने का प्रयास करता है, फिर भी नहीं आता। फिर वो हताश होकर बैठ जाता है। फिर उसके समझ आता है कि इसमें भी 3 बॉक्स रखे हैं, तो मैं 3 बॉक्स को एक के ऊपर एक रख दूंगा, तो मैं इसके ऊपर चढ़ के अगर केले लूंगा तो हाथ आ जाएंगे। फिर उसने क्या किया, तीनों बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख दिया और बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले ले लिए। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि भी बालक और व्यक्ति भी चिंपैंजी ने इसमें अपनी सूझबूझ से केले ले लिए, तो कोई भी व्यक्ति या बालक इसी सूझ से क्या करता है, अधिगम करता है। अब इसमें एक चित्र से और समझते हैं, जैसे ये वाला। इसमें क्या किया, चिंपैंजी को एक उसमें पिंजरे में बंद कर दिया और यहाँ छड़ी पटक दी 2-3, और ऊपर क्या लटका दी, केले लटका दिए उसके। ठीक है। केले लटका दिए, अब छड़ी इधर पटक दी, तो चिंपैंजी को क्या चाहिए, केले चाहिए। तो चिंपैंजी कैसे ले, मान लो उसने एक छड़ी ली एक,
तो उससे अकेला हाथ नहीं आए इसके, फिर क्या वो हताश होकर बैठ जाता है। जैसे उसे 1 2 3 छड़ी ये दिखती हैं, तो वो छड़ियाँ कैसी थी जो एक दूसरे में सेट हो सकती थी। तो उन्होंने चिंपैंजी ने क्या किया, छड़ी सेट कर ली, मतलब एक उनको जॉइंट कर लिया। जॉइंट करके जैसे ये कर रहा है, देखो इसमें दिख रहा है ना, ऐसे जॉइंट करके फिर वो छड़ी क्या होगी, बड़ी। तो उसने क्या किया, फिर जैसे छड़ी बड़ी होती है तो वो केलों को ले लेता है वहाँ से। तो यहाँ चिंपैंजी की सूझबूझ क्या आ जाती है, काम आ जाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति भी सूझ के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा, सूझ के द्वारा। और ये सूझ क्या होती है, अचानक आती है, अचानक। तो इसमें यही बताया गया है कि समाधान के इस तरह से अचानक प्राप्ति को क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग। जैसे समाधान, जैसे चिंपांजी के सामने एक समस्या थी, उसको केले चाहिए और उसके केले हाथ नहीं आ रहे थे। तो उसने क्या किया, उसे जैसी छड़ी दिखी तो उसने एक छड़ी से लेने की कोशिश की, तो उसके हाथ नहीं आया। फिर उसने दूसरी छड़ी उसमें जोड़ ली, जॉइंट कर ली, तो वो छड़ी क्या हो गई, लंबी। तो लंबी हो गई तो इसमें क्या हुआ, चिंपैंजी की सूझ काम आ गई, और उसने जैसे वो जॉइंट हो गई, लंबी होगी, तो उसने क्या ले लिया, केले ले लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि समाधान के इस तरह की जो अचानक सूझ है। तो चिंपैंजी ये तो है नहीं कि पहले से ही करके बैठा था कि मुझे ऐसे छड़ी जोड़नी है फिर मैं केले लूंगा, तो उसको ये चीज़ अचानक आई, ये सूझ। तो अचानक आने से मतलब क्या हुआ, उसको केले प्राप्त हो गए। तो अचानक प्राप्ति को, इस तरह से अचानक प्राप्ति को क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग। अब इसके कुछ लॉज हैं, कुछ लॉज हैं इसके, जैसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी, दूसरा है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, तीसरा है लॉ ऑफ क्लोजर, चौथा है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, पांचवा है लॉ ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लॉ ऑफ सिमिलरिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानता का नियम। प्रॉक्सिमिटी वाले को निकटता का नियम। क्लोजर समापन या बंद करने का नियम। कंटिन्यूटी निरंतरता का नियम। और सिमिलरिटी यानी समरूपता का नियम। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ये शब्द याद रखने हैं इंग्लिश वाले, ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो क्या आपको क्या करना है, ये इंग्लिश वाले शब्द याद रखने हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी और सिमेट्री। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण। तो ये शब्द आते हैं, जिस क्वेश्चन दे दिया कि भी तीन शब्द तो तुम्हें दे दिए इसके कॉलर वाले, एक दे दिया थॉर्नडाइक का, तो उसमें से छटवाते हैं कि इसमें थॉर्नडाइक का कौन सा है, कॉलर का कौन सा नहीं है। तो ये वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ठीक, अब इसके क्या है, शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व में क्या है, जैसे रचनात्मक कार्य हेतु उपयोगी है। ये क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, एक तो ये बात याद रखनी है कि यांत्रिकता का विरोध करता है, यांत्रिकता का विरोध करता है। ठीक है, यांत्रिकता का विरोध कैसे करता है, अब जैसे हमने बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ी थी, किसकी, थॉर्नडाइक की, स्किनर, पावलोव, हल। तो उसमें क्या हो रहा था, लगातार यांत्रिकता उनके द्वारा, मतलब उसमें क्या साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे भाई, किसी भी व्यक्ति के साथ अनिच्छिक क्रिया करवाई जा रही थी, उसमें जबरदस्ती से बार बार प्रयास करना, फिर त्रुटि, तो एक यांत्रिक रूप से कंटिन्यू किया जा रहा था। पर इसमें रचनात्मक कार्य हेतु उपयोगी है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चे या व्यक्ति के अंदर जो भी सूझ आएगी वो अचानक आती है। क्या आती है, अचानक आती है। तो अचानक सूझ आएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो पहले ज्ञान का यूज करके ऐसे बैठा है, पहले से उसको पता है कि भाई हमें ये करना है। तो जो भी काम है उसके अचानक उसको सूझ आती है, तो उससे क्या होता है, रचनात्मक कार्य हेतु ये उपयोगी होते हैं। नए नए तरीके आते हैं, जैसी भी परिस्थिति देखी उसी हिसाब से उन्होंने क्या नए तरीके खोज लिए, इस प्रकार। ठीक है, और दूसरा है समस्या का समग्र रूप रखना आवश्यक। इसमें मेन शब्द है समग्र, क्योंकि गेस्टाल्ट जो वाद है शब्द, गेस्टाल्टवाद, इसका अर्थ क्या है, समग्रता। तो समस्या का समग्र रूप रखना, जैसे हम ऊपर चलते एक पंखे को देखते हैं, जब पंखा चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसमें हमें उसकी पंखड़ियाँ नहीं दिखाई देती। तो पंखे को देखेंगे तो हमें बस एक चकपहिया ऐसे दिखता है और उसके बाहर एक और दिखता है बस। तो यह क्या करता है, समस्या को समग्र रूप से देखता है, यानी पूरी समस्या को देखता है, फिर उसके अंशों को देखता है। तो ये क्या है, एक पूर्ण से अंश की ओर भी है, जैसे पहले पूरी समस्या को समझेगा फिर उसके पार्ट के बारे में समझता है। ठीक है, फिर तीसरा है इसका चिंतन शक्ति का विकास पर बल। ये क्या करता है, चिंतन शक्ति। अब जैसा बताया गया है कि ये यांत्रिकता का तो क्या करता है, विरोध करता है। इसमें क्या होता है, यांत्रिकता का विरोध होता है। तो जो भी बच्चा जो भी सीखता है या सोचता है वो समस्या को देख के सोचता है। जैसे उसके सामने कोई समस्या आई फिर उसने तुरंत सोचा, तो इससे क्या होगी, उसकी चिंतन शक्ति का विकास होगा। इसमें यांत्रिकता का बिल्कुल विरोध होता है। जैसे मान लो किसी के सामने कोई भी समस्या है तो उसने तुरंत उसके बारे में सोचा, तो क्या हुआ, उससे उसकी चिंतन शक्ति का विकास हुआ। ठीक है,
अब एक है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का निर्माण। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो गेस्टाल्टवाद है इसमें कौन से शिक्षण सूत्र का वो होता है, तो इसमें कौन सा होता है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, फिर है इसका खोज विधि समस्या समाधान विधि का जन्मदाता सिद्धांत है। जैसे जो ये वाला सिद्धांत क्या है, खोज विधि, अन्वेषण, एक अन्वेषण भी होते हैं, अन्वेषण या विश्लेषण विधि। ठीक है, खोज विधि, अन्वेषण विधि या विश्लेषण विधि, ये समस्या समाधान विधि का क्या है, जन्मदाता सिद्धांत। जो खोज विधि और विश्लेषण विधि है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये हमारे शैक्षिक महत्व कंप्लीट हो गए। इस प्रकार हमारी क्या होती है, ये जो गेस्टाल्टवाद की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, ये होता है कि जैसे पूर्व क्लास में, जैसे आज कोई बच्चा सेकंड क्लास में है, उससे पहले या फिर कोई चैप्टर आज पढ़ा तो उससे पहले उस बच्चे को कितना ज्ञान है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से, ये मूर्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा है, पूर्ण से अंश की ओर, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर है दूसरा, यांत्रिकता का विरोध करने वाला सिद्धांत है। यांत्रिकता का विरोध कौन सा सिद्धांत करता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या समग्रकृतवाद। ये है समग्राकृत सिद्धांत। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया था, स्किनर ने। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया किसने दिया, पावलोव ने। तो ये तो कौन थे, वेवरिज्म थे। तो ये तो क्या करते थे, यांत्रिकता पर इन्होंने बल दिया, मतलब ये इनका जो कार्य होता था वो यांत्रिकता के उससे होता था। तो विरोध किसने किया, समग्रवाद यानी गेस्टाल्टवाद ने। ठीक है, तो आज हमने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कर लिए हैं और इस प्रकार हमारी क्या होती है, गेस्टाल्टवाद थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। आप इसको और पढ़िए, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर दोबारा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसके नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।